नमस्कार दोस्तों, मैं आज मनोविज्ञान मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, यानी कि 30 प्रश्नों के साथ। आप इस मॉडल पेपर को हल करिए। अगर आपके इन 30 प्रश्नों में से 24 या 25 सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगर इससे कम आते हैं तो मत डरिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू चलने दें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, यह परिभाषा प्रस्तुत की है। यानी व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई है और पूछा गया है कि ये परिभाषा किसकी है। व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, यह परिभाषा प्रस्तुत की है। वुडवर्थ ने, आल्पोर्ट ने, वैलेंटाइन ने या केटल ने। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी गई है वुडवर्थ के द्वारा, यानी आंसर हो जाएगा अ वुडवर्थ। अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित गुणों का योग है, यह परिभाषा प्रस्तुत की है। यह भी व्यक्तित्व की परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति के जन्मजात एवं अर्जित गुणों का योग है। यह परिभाषा किसने दी है? केटल ने, वैलेंटाइन ने, वुडवर्थ ने या आल्पोर्ट ने। तो यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है वैलेंटाइन ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, वैलेंटाइन। आगे देखिए अगला प्रश्न, विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने की दृष्टिकोण से काफ़ी लंबे समय तक वास्तविक निरीक्षण या अवलोकन करने के पश्चात व्यक्ति में भी क्रियाओं अथवा व्यवहार का जो रूप पाया जाता है उसे व्यक्तित्व कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? यानी कि 1, 2, 3 जो प्रश्न है वो व्यक्तित्व की परिभाषाएं दी गई है और पूछा गया है कि किसने दी है। तो ये परिभाषा किसने दी है? फ्रायड ने, वाटसन ने, वुडवर्थ ने या कोई नहीं। तो यह परिभाषा दी गई है वाटसन के द्वारा, यानी कि बी, वाटसन। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मानवीय आधार पर संगठित करने पर बल दिया है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मानवीय आधार पर संगठित करने पर बल दिया है। मानवतावादी अधिगम सिद्धांत में, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत में, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत में या इनमें से कोई नहीं। तो किसने बल दिया है किस पर? मानवीय आधार पर संगठित करने पर बल दिया है। तो किसने दिया है? आंसर हो जाएगा ए, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत में। किसमें दिया गया है? मानवतावादी अधिगम सिद्धांत में दिया गया। आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, विद्यार्थी के आत्म का सदैव सम्मान करना चाहिए, यह विचार किस मनोविज्ञान से संबंधित है? विद्यार्थी के आत्म का सदैव सम्मान करना चाहिए, यह विचार किस मनोविज्ञानी से संबंधित है? मैस्लो, फ्रायड, रोजर्स या इनमें से कोई नहीं। जो मैस्लो ने कहा है, यानी कि मैस्लो ने अभिप्रेरणा में सिद्धांत जो है वो दिया था, पदानुक्रमी का सिद्धांत कह सकते हैं, पदानुक्रम का, या फिर आवश्यकता का सिद्धांत कह सकते हैं। उसमें मैस्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई है कि बालक की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। 5 कौन सी थी? शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक संबंधों की स्थापना, प्रतिष्ठा, और जो 5वीं बताई थी वो बताई थी आत्म वास्तविकीकरण, यानी कि आत्मसम्मान वाली आवश्यकता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, मैस्लो। अगला प्रश्न देखिए, मैस्लो ने निम्न स्तर की आवश्यकताएं कितनी मानी हैं? 1, 5, 2, 3। तो मैस्लो ने टोटल कितनी आवश्यकताएं मानी हैं? 5। कौन कौन सी? जस्ट ऊपर बताया है, शारीरिक, सुरक्षा से संबंधित आवश्यकता, सामाजिक संबंधों से संबंधित आवश्यकता, सम्मान से संबंधित आवश्यकता और आत्म वास्तविकीकरण से संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निम्न स्तर की आवश्यकता 5 मानी है, एक उच्च स्तर की, फिर बाकी 3 और एक लास्ट है निम्न स्तर की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निम्न स्तर की कितनी मानी है? 1। अगला प्रश्न देखिए, आत्मसिद्धि सम्मान है, यह कहा है? आत्मसिद्धि समायोजन है, यह कहा है? एडलर ने, यूंग ने, फ्रायड ने या स्प्रेंगल ने। तो आत्मसिद्धि समायोजन है, यह कहने वाले कौन है? तो यह कहने वाले हैं यूंग। किसने कहा है? यूंग ने कहा है।
अगला प्रश्न देखिए, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं यह युक्ति है। तार्किकरण या औचित स्थापन, प्रतिगमन, प्रक्षेपण या शोधांतिकरण। तो अंगूर खट्टे हैं यह युक्ति जो है यह क्या है, एक औचित्य स्थापन की युक्ति है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा समायोजन युक्ति है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा समायोजन युक्ति है। शोधानीकरण, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या तार्किकरण औचित्य स्थापन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रक्षेपण। क्या आंसर है इसका, बी, प्रक्षेपण। अगला प्रश्न देखिए, एक बालक अंग्रेजी विषय में कमज़ोर है। एक बालक है वो अंग्रेजी विषय में कमज़ोर है तथा अंग्रेजी को छोड़कर अन्य विषय में बहुत मेहनत करता है। यह समायोजन का उपाय है, यानी वो अंग्रेजी में कमज़ोर है तो अंग्रेजी को छोड़कर बाकी विषयों पर ध्यान देता है। तो ये कौन सा समायोजन है, प्रत्यक्ष आक्रामक, अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक, प्रत्यक्ष क्षतिपूरक या अप्रत्यक्ष आक्रामक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक, यानी कि वह इनडायरेक्टली अपनी क्षतिपूर्ति कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 11, एक बैंक क्लर्क को उसका मैनेजर बहुत बुरी तरह डांटता है। वह क्लर्क अपने गुस्से को शांत करने के लिए मैनेजर के पुत्र का अपहरण कर लेता है। यह समायोजन उपाय है। प्रत्यक्ष आक्रामक, अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति, प्रत्यक्ष क्षतिपूरक या अप्रत्यक्ष आक्रामक। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी, अप्रत्यक्ष क्षतिपूरक। अगला प्रश्न देखिए, प्रेम की बाजी हारकर जो लोग साहित्य में जुड़ जाते हैं, प्रेम की बाजी हारकर जो लोग साहित्य सेवा में जुड़ जाते हैं और महान साहित्यकार, कवि या संगीतकार बन जाते हैं, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास, बेबू बावरा आदि, इस समायोजन युक्ति को कहा जाता है विस्थापन, उदात्तीकरण, दमन या फिर द्वंद्व। इसे क्या कहा जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, उदात्तीकरण। क्या हो जाएगा, उदात्तीकरण। अगला प्रश्न, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी पत्नी जो रहती है उनको ताना देती है तो वो क्या बन जाते हैं, एक बड़े कवि बन जाते हैं, साहित्यकार बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, और रामचरितमानस की रचना करते हैं। अगला प्रश्न है 13, व्यक्तित्व व्यक्ति की सभी प्रकार की जन्मजात प्रकृति, आवेगों, प्रवृत्तियों व इच्छाओं का तथा मूल प्रवृत्तियों का, अनुभवों का, अर्जित बातों का योग है। यह परिभाषा दी है, यानी कि व्यक्तित्व व्यक्ति की सभी प्रकार की जन्मजात प्रकृति, आवेगों, प्रवृत्तियों व इच्छाओं का तथा मूल प्रवृत्तियों का, अनुभवों का, अर्जित बातों का योग है। यह परिभाषा किसने दी है, वाटसन ने, वुडवर्थ ने, फ्रायड ने, मार्टन प्रिंस ने। तो यह परिभाषा देने वाले हैं डी, मार्टन प्रिंस, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, मार्टन प्रिंस। अगला प्रश्न देखिए, प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है। प्रक्षेपी विधियों से मापन किया जाता है इदम का, अचेतन व अर्धचेतन का, चेतन मन का या पराह का। तो जो प्रक्षेपी विद्या है उसमें मापन किया जाता है अचेतन व अर्धचेतन मन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, अर्धचेतन व अचेतन मन। अगला प्रश्न देखिए, शाही धब्बा परीक्षण कैसी विधि है, प्रक्षेपी विधि है, समस्यात्मक है, अप्रक्षेपी है या विश्लेषणात्मक है। तो शाही धब्बा जो परीक्षण विधि है वो कौन सी विधि हो जाएगी, प्रक्षेपी विधि हो जाएगी। व्यक्तित्व मापन की दो प्रकार की विधियाँ बताई गई है, एक है अप्रक्षेपी विधि और दूसरी है प्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधियों में कौन कौन सी आती है, जैसे कि आत्मनिष्ठ, प्रश्नावली, जांच सूची, आत्मगाथा, जीवन इतिहास, साक्षात्कार, निरीक्षण, समाज मिति, व्यवहार परीक्षण, क्रम निर्धारण मापनी, ये सभी क्या है, अप्रक्षेपी विधियाँ हैं। और प्रक्षेपी में कौन सी आ जाएगी, प्रक्षेपी में आ जाएगी जैसे कि शब्द साचार विधि, जिसे हम WAT भी कहते हैं, वाक्य पूर्ति आता है जिसे हम SCT भी कह सकते हैं,
शाही धब्बा परीक्षण आता है जिसे हम क्या कहेंगे, IBT कह सकते हैं। इस तरह से व्यक्तित्व मापन की 2 प्रकार की विधियाँ दी गई है, अप्रक्षेपी विधि और प्रक्षेपी विधि। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो था शाही धब्बा परीक्षण कैसी विधि है, तो शाही धब्बा परीक्षण कैसी विधि है, प्रक्षेपी विधि है। आंसर हो जाएगा ए। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि शाही धब्बा परीक्षण विधि, या कह सकते हैं शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया, तो ये दिया था हरमन रोडशॉ ने। किसने दिया था, हरमन रोडशॉ ने। ओके, अगला प्रश्न देखिए, किशोरावस्था में संवेग होते हैं, शून्य, तीव्र, शांत या उपयुक्त सभी। तो जो किशोरावस्था में संवेग होते हैं वो होते हैं तीव्र, यानी कि आंसर हो जाएगा बी, तीव्र। अगला प्रश्न देखिए, संवेगों के कारण किशोरावस्था में कौन से परिवर्तन देखे जाते हैं। जब किशोरावस्था में संवेग उत्पन्न होते हैं तो उनमें कौन कौन से परिवर्तन देखे जाते हैं। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक प्रेम, संवेगों के कारण आक्रामकता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, ये उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि किशोरावस्था में बालक को अत्यधिक गुस्सा भी आता है तो प्रेम भी दिखता है। संवेगों के कारण वो आक्रामक यानी कि गलत राह पर भी चलता है, गुस्सा भी करता है, और स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना भी रखता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता किस ग्रंथि के कारण उत्पन्न होती है। किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता किस ग्रंथि के कारण उत्पन्न होती है। पीयूष ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, एंडोक्राइन ग्रंथि। ओके, आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन से अभिप्राय है छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की आवश्यकताओं का पता लगाना, या फिर छात्रों के अधिगम की सफलता तथा असफलता का अध्ययन करना, या स्वास्थ्य परीक्षण करना। तो मूल्यांकन से अभिप्राय होता है कि छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखिए, किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उसकी वैधता होगी उतनी ही, यानी कि किसी परीक्षण की विश्वसनीयता, जो विश्वसनीयता है अधिक है तो उसकी वैधता भी क्या होनी चाहिए, उसकी वैधता भी होगी अधिकतम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, अधिकतम। अगला प्रश्न देखिए 21, संवेग यह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा आंतरिक समायोजन से जुड़ी होती है और जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित व्यवहार द्वारा होती है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी है। यहाँ पर संवेग की परिभाषा दी गई है और पूछा गया है कि ये किसने दी है। परिभाषा है, संवेग यह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा आंतरिक समायोजन से जुड़ी होती है और जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार द्वारा होती है। यह परिभाषा दी गई है फ्रायड के द्वारा, क्रो के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा या किलपैट्रिक के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी, क्रो एवं क्रो। अगला प्रश्न देखिए, संवेगों के दौरान कौन से शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। शरीर के तापमान में अंतर, हृदय की धड़कन तीव्र होना, मुख अभिव्यक्ति में परिवर्तन होना, या उपयुक्त सभी। तो संवेगों के दौरान जो शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं वो सभी प्रकार के दिखाई देते हैं। शरीर के तापमान में अंतर पाया जाता है, हृदय की धड़कन तीव्र होती है और जो मुक्त अभिव्यक्ति है वो भी उसमें भी परिवर्तन दिखाई देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, विद्यार्थियों को ना तो पुरस्कार देना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का पुनर्बलन यह मत प्रतिपादित किया है। यानी विद्यार्थियों को ना तो पुरस्कार देना और ना ही किसी प्रकार का फीडबैक देना, यह प्रतिपादित किया है मैस्लो ने, रोजर्स ने, टॉलमैन ने, या उपयुक्त सभी ने। तो ये बात किसने कही है, ये बात कही है ए, मैस्लो ने। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम हेतु आत्म प्रतिष्ठा, आत्म संप्रत्यय और आत्म विकास पर बल दिया है। अधिगम हेतु यानी अभिप्रेरणा में किसने दिया था, मैस्लो ने।
यहाँ पूछा है अधिगम हेतु आत्म प्रतिष्ठा, आत्म संप्रत्यय, आत्म विकास पर बल देने वाले कौन है? थॉर्नडाइक, मेस्लो, रॉजर्स या फिर उपयुक्त सभी। तो ये कौन से हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा ए, थॉर्नडाइक। अब थॉर्नडाइक ने जो नियम बताए हैं वो टोटल बताए हैं 8, जिसमें 3 प्रमुख थे और 5 गौण थे। ओके, तो गौण में उन्होंने जो अंतिम नियम बताया है वही क्या था? आत्म संप्रत्यय या आत्मीकरण का नियम उसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिए 25, शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने पर बल देने वाला सिद्धांत है। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने पर बल देने वाला सिद्धांत कौन सा है? मानवतावादी अधिगम सिद्धांत, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत या कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिए 26, किस अवस्था में संवेग अत्यधिक तीव्र रूप में अभिव्यक्त होते हैं? किस अवस्था में संवेग अत्यधिक तीव्र रूप में अभिव्यक्त होते हैं? पूर्व किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर किशोरावस्था या बाल्यावस्था। तो किस अवस्था में संवेग अत्यधिक तीव्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था, ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए, पूर्व किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखिए 27, NCF 2005 में बात की गई है, यानी NCF 2005 में क्या कहा गया है? ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है, विद्यार्थी केंद्रित से अध्यापक केंद्रित की ओर चलता है, शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र पर हो, इनमें से कोई नहीं। तो जो NCF 2005 में कहा गया है कि इसका आंसर हो जाएगा ए, ज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना भी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न देखिए 28, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई, यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, यह बालकों को अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा, क्या इनमें से सभी। तो क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। यानी कि भाषागत पृष्ठभूमि के कारण यह एक तरीका है जिसमें प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करेगा, यह बालकों के अपने विश्वास के लिए प्रोत्साहन भी देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न देखिए, मूल्यांकन का उद्देश्य है जिन बालकों का उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना या उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई यह पता लगाना। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना और उन्हें दूर करना, यानी कि इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न देखिए और लास्ट भी है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शब्दावली से तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शब्दावली से तात्पर्य है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना, सभी विषयों का मूल्यांकन करना या शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना या फिर शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। तो इसका मतलब हो जाएगा सतत का मतलब होता है निरंतर और व्यापक मतलब होता है विस्तृत। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। ओके, तो ये टोटल 30 प्रश्न थे जो कि एक मॉडल पेपर है। इसे करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपके 30 में से कितने सही हुए। थैंक यू।